हेलो, मैं हूँ प्रियंका और आज मनी नान के हेल्पलाइन में हम बात करने वाले इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। नाम आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। ये भी सुना होगा कि कैसे आप भारत में बैठे जापान के मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में, यूएस के मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में अपना निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए। लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इंटरनेशनल फंड्स के नाम रखना चाहिए और इसका चुनाव कैसे करें, कैसे डिसाइड करें, क्योंकि अब तो बहुत सारे फंड्स आपके आसपास हैं। एक एनएफओ भी अभी खुला हुआ है, ऐसा ही जो इंटरनेशनल फंड है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। और प्रबलीन के साथ मैंने सेव नहीं इन्वेस्ट कर में भी बहुत ही एक्सटेंसिव शो किया था इंटरनेशनल फंड्स पर, और आज आपके सवालों का जवाब देने वाली है प्रबलीन। हाय प्रबलीन, कैसी हैं आप? इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, मैंने आपको इसका एक्सपर्ट मान लिया क्योंकि आपने मुझे इतने आसान शब्दों में से समझाया था, और मैं चाहती हूँ कि आप जो समझा रही हैं आपका ये कम्युनिकेशन सब तक पहुंचे। इसीलिए ये बताइए कि इंटरनेशनल फंड्स बहुत हल्ला है, बहुत क्रेज है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आप जो लोग सोच रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स की तरफ देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या जानना चाहिए एक इन्वेस्टर को इंटरनेशनल फंड्स के बारे में? इवनिंग प्रियंका, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बिल्कुल आपने ठीक बोला। एक तो बड़ी बढ़िया रिटर्न्स दिखाए इंटरनेशनल फंड्स में पिछले 1-1.5 साल में। सो ऑब्वियसली उस वजह से भी एक काफी एक्साइटमेंट है इन्वेस्टर्स में दैट उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट डेफिनेटली प्रियंका, ये एक ऐसी थीम है जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, बिकॉज इससे हमें जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। एक अपनी मार्केट से बाहर जाके जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो कंट्री बायस है वो कम हो जाता है। ऊपर से जो इन्वेस्टमेंट्स है वो यूएसडी में हो रही हैं, तो हमारी ये करेंसी के अगेंस्ट भी एक हेज हो जाता है, बिकॉज इंडियन करेंसी पिछले 10 साल में देखिए तो 65% डेप्रिशिएट हुई है। इनफैक्ट ऑन ईयरली बेसिस भी 3 से 4% डेप्रिशिएट हो रही होती है। सो डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बहुत सारी इंटरेस्टिंग थीम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। एप्पल हो गया, Amazon हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स, नेटफ्लिक्स जो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। और इनके अलावा भी प्रियंका, देयर आर लॉट ऑफ वंडरफुल अमेजिंग थीम्स नॉट ओनली इन द यूएस बट आल्सो अदरवाइज ग्लोबली, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, लॉट ऑफ अदर मार्केट्स जहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा डालने के लिए। एंड आई थिंक फंड हाउसेस जो है इनोवेशन फंड अभी कोटक का आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे, ये आपको कैसा दिख रहा है, इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? जी बिल्कुल प्रियंका, जैसे आपने बोला कि लॉट ऑफ फंड हाउसेस आर कमिंग अप विद एनएफओस, तो ये जो कोटक का फंड है ये क्या करने वाला है कि इंडिया में पैसा कलेक्ट करेगा और ये एक वेलिंगटन के ग्लोबल इनोवेशन फंड में अपना मनी इन्वेस्ट करेगा, जो ऑलरेडी एक बाहर का एस्टैब्लिश्ड फंड है। एंड उसका एक अपना वहाँ AUM है विच इज अराउंड 457 मिलियन। एंड उसमें पैसा डालेगा। तो बेसिकली जो कोटक का काम है वो है सिर्फ मनी कलेक्शन एंड पार्किंग इट। एंड ये फंड आगे चल के बाहर की बड़ी कंपनियों में, जैसे कि मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट हो गया या बाकी जो बाहर की कंपनीज हैं विच आर वेरी इनोवेटिव, ब्रॉडली यूएस सेंट्रिक में इन्वेस्ट करने वाला है। सो जो मास्टर फंड है वो बाहर का फंड हो गया। एंड लॉट ऑफ अदर फंड्स लाइक दिस ऑलरेडी प्रियंका जो मार्केट में है, जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स लेके आने। तो इनसे जुड़े कई सवाल भी आ रहे हैं प्रबलीन, हम सीधा सवालों का रुख करते हैं। पहला मैं प्रथमेश गौर का सवाल लूंगी। ये पूछ रहे हैं कि मैंने पिछले साल ईडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड और निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट किया है। एक साल में 40% से ज्यादा का रिटर्न मिला। इट शुड बी अ हैप्पी मैन। अब इसमें क्या कुछ चेंज करना चाहिए, इन्हीं फंड्स में बने रहें, कुछ चेंज करें? व्हाट वुड यू सजेस्ट प्रथमेश को? प्रियंका, आई थिंक बहुत क्विकली मैं पहले ये बता दूं कि दोनों फंड्स इनके कैसे हैं एंड क्यों चेंज अगर रिक्वायरमेंट है तो करें। जो एडेलवाइज का यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, इट्स अ थीमेटिक फंड जो यूएस की टॉप जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें पैसा लगा रहा है। और जब हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो फेसबुक, अल्फाबेट हो गया, AMD हो गया, इस टाइप की कंपनीज उसकी टॉप लिस्टेड जो टॉप 10 होल्डिंग्स में आ जाती हैं। जो निपॉन का इंडिया यूएस इक्विटी फंड है, ये भी बाहर की मार्केट्स में पैसा लगा रहा है, पर जो इंडियन फंड मैनेजर है वो खुद उसका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, जबकि एडेलवाइस में वो JP मॉर्गन को पैसा देते हैं और वो उनका फंड मैनेज कर रहे हैं। सो प्रियंका, यहाँ दो चीजें मैं बोलूंगी। एक तो ये दोनों फंड्स यूएस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका पोर्टफोलियो का ओवरलैप है। तो अभी तो बहुत अच्छा है बिकॉज द मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड वंडरफुली।
बट अगर दो ग्लोबल फंड्स में पैसा लगाना है तो इनको ट्रूली सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन यूएस में मिल रही है, उसके बियॉन्ड नहीं मिल रही। तो मैं तो ये बोलूंगी कि एक कर दें, इनमें से एक को मेंटेन कर लें और फिर उसके बियॉन्ड दूसरी मार्केट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर अपना फॉरेन पोर्टफोलियो ना रखना है बाहर। ओके प्रलीत, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इंटरनेशनल फंड आपकी पोर्टफोलियो का कितना एलोकेशन इंटरनेशनल फंड्स में होना चाहिए? क्योंकि जैसे आप लोग हमेशा कहते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा है, तो क्या हम पूरा 50% रखें, 40% रखें, इससे कम रखें? आई थिंक 50% तो बहुत ज्यादा होगा। नहीं प्रियंका, सबसे पहली बात है, जब हम ग्लोबल फंड्स की बात कर रहे हैं तो ये शेयर्स हैं उन कंपनीज के जो इंडिया के बाहर है, सो इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो। तो लेट्स से मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो जो भी है, मैं उसका 15 to 20% ग्लोबल फंड्स में रख सकती हूँ या कोई रख सकता है। और उससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं, लेट्स से 20% ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो से ऊपर, तो आई थिंक आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कोई पर्पस होना चाहिए। सो बेसिक चीजें डेफिनेटली याद रखें, इट्स इक्विटी, टाइम होराइजन लंबा हो, 5 से 7 साल का, करेंसी कई बार आपके अगेंस्ट भी वर्क कर सकती है, जैसे 2010 और 17 में हुआ जब करेंसी एप्रिशिएट कर गई। सो इसलिए टाइम होराइजन लंबा और इक्विटी पोर्टफोलियो का 15 to 20%। ओके, सो प्लीज डोंट लिसन टू मी 50-40, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए पूछा था। 15 to 20% प्रबलीन कह रही है। प्रबलीन, let's move on to our next question. This is from Kolkata. Mr. Ghushal is asking, I'm 42 years old. I make a monthly contribution of rupees 6,000 as SIP. I fancy investing in a foreign fund, but my advisor has advised against it. Because he's new to mutual funds. So when will it be the right time to invest in these funds? अभी अभी शुरू किया इन्होंने, लगता है। जी प्रियंका से अगेन बात घूम के यही आ जाती है कि एक इन्वेस्टर को ये समझना है कि ग्लोबल फंड्स कुछ अलग से एक एसेट क्लास नहीं है, वो इक्विटी का ही कंपोनेंट है। तो अगर ये बाहर पैसा लगाना चाहते हैं, इवन एज ए न्यू इन्वेस्टर, ये डेफिनेटली लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। सपोज 6,000 की एसआईपी जा रही है, तो इसमें से वो अपना एक कंपोनेंट डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 20% लगाऊंगा मैक्सिमम, तो कैपिंग कर लें। एंड ही कैन डेफिनेटली पिक एन इंटरनेशनल फंड। फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो चाइना या ब्राजील जैसी कंट्री को अवॉइड करें, यूएस सेंट्रिक फंड लें। अपने आप लगाएंगे तो आई फील एक इंडेक्स फंड को चूज कर लें, यूएस का, चाहे नैस्डैक 100 या S&P 500 को। बट जो कंपोनेंट है वो इक्विटी है, सो वोलेटिलिटी के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर्ड रहें। बट इंडेक्स फंड इन यूएस मार्केट आई थिंक शुड बी अ गुड स्टार्ट फॉर हिम। ठीक है। सो बहुत सारे लाइव लोग भी जुड़ गए हैं। अनुराग, विक्रम, मानक, हाय विक्रम जी, नमस्ते। तो कुछ लाइव क्वेश्चंस लेते हैं। मानिक जी का लेते हैं, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं मेरी स्ट्रीम में यहाँ पर। आई हैव एक्सिस ब्लू चिप फंड इन माय पोर्टफोलियो बट इट्स परफॉर्मेंस नॉट अप टू द मार्क, शुड आई? ओके मानिक, आज हम इंटरनेशनल फंड्स पर बात करें, बट ठीक है, मैं ये सवाल आपका लेती हूँ, उसके बाद मैं अनुराग के सवाल पर आऊंगी जो इंटरनेशनल पर है। आप एक क्विक रिव्यू दे पाएंगी मानिक के पोर्टफोलियो में? एक्सिस ब्लू चिप फंड है इनके पास, 10,000 की सिप कर रहे हैं 2019 से। बहुत कम टाइम पीरियड है अभी मानिक वैसे फंड को जज करने के लिए। इक्विटीज हैं कुछ जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, एक्सिस ब्लू चिप, वैसे मैं उसको अच्छा ही मानूंगी। पर कई बार क्या होता है, मार्केट्स में बहुत पोलराइजेशन होती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक 6-8 स्टॉक्स चल रहे होते हैं विद इन लार्ज कैप्स ऑल्सो, और इसका जो पोर्टफोलियो है, क्या पता उसके पोर्टफोलियो में वो पर्टिकुलर स्टॉक्स ना हो, तो कुछ फेजेस ऑफ स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस हो सकते हैं। पर मैं बोलूँ कि एकदम से ऐसे जंप आउट करने की जरूरत नहीं है, फंड में से कंटिन्यू रह सकते हैं। और अगर निफ्टी का इवेंचुअली डालना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड इज नॉट ए बैड ऑप्शन, बट इससे मतलब डिसअपॉइंट होके ना मूव आउट करें, आई वुड से। ठीक है। अगला सवाल अनुराग का पूछ रहे हैं, आई हैव मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF and Parag Parekh Flexi which has international exposure. Can I take SBI Focus which also has international exposure? अच्छा, तो ये उन फंड्स की बात करें जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, यानी पराग फ्लेक्सी और ये SBI का जो है इसमें। सो क्या सजेशन देंगे आप अनुराग को? सी नैस्डैक 100 के जो टॉप कंपोनेंट्स होंगे, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एप्पल हो गया, वो ऑलरेडी स्लाइटली ओवरलैप है जो पराग पारेख का 30% का बाहर का एक्सपोजर है, उनमें भी माइक्रोसॉफ्ट और ये कंपनीज है।
तो SBI फोकस में भी अगर वो लेना चाहते हैं एक्सपोजर, तो एक बार प्रियंका उसकी टॉप 10 होल्डिंग्स को ये चेक कर ले, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि उन्हीं फंड्स में आप डिफरेंट डिफरेंट फंड्स के थ्रू फाइनली उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर ले। अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर इस स्टेज पे इंक्रीज करना चाहते हैं, सो ही कैन गो विद एन इमर्जिंग मार्केट थीम। कम से कम विद इन द ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी डिफरेंट थीम ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है। अदरवाइज टॉप 10 होल्डिंग्स चेक कर ले इन तीनों फंड्स की, ओवरलैप इनको काफी दिख जाएगा। विक्रम का सवाल, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड और फंड ऑफ फंड और मोतीलाल ओसवाल S&P 500, कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है सिप के लिए लॉन्ग टर्म नजरिया? जैसे कुछ थीम्स हैं जो S&P 500 है और नास्डैक 100 है, इनमें सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टर को डिफरेंस समझने की जरूरत है। जो नास्डैक 100 है उसमें थीम्स लाइक फाइनेंशियल्स बिल्कुल नहीं है, या ऑयल एंड गैस हो गया, इनका कंपोनेंट बहुत ही कम है। सो अगर बहुत ज्यादा ब्रॉडर थीम रखना चाहते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, S&P 500 इज आल्सो गुड चॉइस। नास्डैक 100 इज slightly more technology and biotech and healthcare oriented. So इन दोनों में से उनका अपना मतलब ही कैन डिसाइड डिपेंडिंग ऑन कि उनका बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है। क्या पता कोई ऐसा फंड हो जिसमें पार्शियल एक्सपोजर बाहर का हो। बट नास्डैक 100 के कंपैरिजन में S&P 500 विल गिव हिम अ ब्रॉडर जिसको बोलिएगा एक्सपोजर टू द US मार्केट्स कंपैरेटिवली। अर्का का सवाल है, अर्का बासु पूछ रहे हैं कि कैन यू स्पीक अबाउट इन्वेस्को कंज्यूमर ट्रेंड FOF and if thematic international consumer fund a good idea at these times? जो इन्वेस्को का फंड है, जो ये कंज्यूमर ट्रेंड, अल्टीमेटली कंज्यूमर ट्रेंड के कंपोनेंट्स ले दे के प्रियंका कहीं ना कहीं वही है जो हमारे ब्रॉडली भी बाकी इंटरनेशनल फंड्स में है। सी जैसे इंडियन मार्केट्स में क्या होता है कि आपका कोई पोर्टफोलियो दिखता नहीं है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक ना हो। ऐसे इवन जब ग्लोबल थीम्स की हम बात करते हैं तो आपका Amazon हो गया, वो एक कंज्यूमर ट्रेंड का ही गुड है। आपका नेटफ्लिक्स हो गया, वो भी एक कंज्यूमर ट्रेंड का गुड है। सो इसका जो इन्वेस्टो का जो मेन फंड है बाहर का जिसमें ये पैसा लगाता है, इट्स गुड। बट अगेन अगर इनके पास कोई और इंटरनेशनल फंड नहीं है तो अदरवाइज अगेन डुप्लीकेशन होगी। ओके। अविनाश गुप्ता का सवाल है कि डाउ जोन में का कोई इंडेक्स है क्या जहां ये इन्वेस्ट कर सकते हैं? इज देयर एनी फंड अवेलेबल व्हिच इन्वेस्ट इन डाउ जोन इंडेक्स? नहीं, डाउ जोन्स का भी इंडियन इन्वेस्टर्स के पास नहीं है डायरेक्टली लगाने के लिए। अभी हम S&P 500, नास्डैक 100 एंड जो फैंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का फैंग प्लस है, ये तीन हमारे पास अवेलेबल है। थ्रू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अवेलेबल है, बट डायरेक्ट एज एन इंडेक्स नहीं। ओके, एक सवाल अरिहंत जैन का मैं अब लेती हूँ। डेंटिस्ट हैं अरिहंत, अहमदाबाद से सवाल है। ये 3 साल से जो है DSP US फ्लेक्सी इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं। इक्विटी में हर महीने 42,000 की सिप इनकी चल रही है। तो ये एक और इंटरनेशनल फंड जो है उसमें अराउंड 10,000 का निवेश करना चाहते हैं। कौन सा फंड आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? बता रहे कि पोर्टफोलियो में इनका जो पोर्टफोलियो है 70% इक्विटी है और डेट पोर्शन 30% है। 70-30 seems to be a good जो इन्होंने ब्रेकअप किया है। जो प्रियंका DSP का जो ये US फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड है, ये ब्लैक रॉक के US इक्विटी फंड में पैसा लगाता है। एक एक्टिवली मैनेज फंड है जो ब्लैक रॉक मैनेज करता है। अबाउट 60 स्टॉक्स का इसमें पोर्टफोलियो है, ब्रॉडली US सेंट्रिक है। अगर ये एक और इंटरनेशनल फंड यहाँ ऐड करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा US मार्केट से हटके इन्वेस्ट करें ताकि इनको एक ट्रू डाइवर्सिफिकेशन मिले। इसमें मैं इनको 2 फंड्स बताऊंगी कि या तो ये PGIM का इमर्जिंग मार्केट्स फंड देख सकते हैं या एडलवाइज का इमर्जिंग मार्केट्स फंड देख सकते हैं, जो मार्केट्स लाइक साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, सिंगापुर, इनमें एक्सपोजर देगा। इनफैक्ट इन दोनों फंड्स में एक हल्का फुल्का एलोकेशन टू इंडिया भी होता है। सो अतुल पूछ रहे हैं, हालांकि अतुल जी हमने आपका जो है आपका पेट वहां पर मुझे उसकी आवाज आ रही है। That's my neighbors actually, mine is sleeping. Okay, लाइव में आजकल ऐसा भी होता है, चलिए उसको सोने दीजिए। अतुल का सवाल है, हेलो मैम, इज देयर एनी थंब रूल दैट हाउ मेनी एसेट एलोकेशन इन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड? अतुल, हमने इसको आंसर कर दिया है। प्रवीण ने बताया कि 15 से 20% होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आशीष के सवाल की तरफ। आई वांट टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल फंड
Nasdaq 100 ETF और Nasdaq 100 FOF, which is best? Best तो नहीं, कौन सा बेहतर है आशीष का? Okay, best is very difficult to answer. See, Nasdaq 100 इनको इंडेक्स चूज करना है बेसिकली, राइट? ही वांट्स टू ट्रैक द Nasdaq 100 इंडेक्स. अब ये तो दोनों प्रियंका रूट्स हो गए. आप FOF भी कर सकते हैं, आप सीधा ETF में भी. डीमैट है तो चाहे ETF ले लें, मोतीलाल का ETF है, वरना मोतीलाल का FOF, या फिर कोटक का भी अब FOF है जो आई शेयर्स का जो Nasdaq 100 फंड है उसमें पैसा लगाता है. So Okay. either way it's okay, depending on what he prefers generally. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम. मिर्जा अली शेख का सवाल है, एनी इंटरनेशनल ETF that you can suggest? इंटरनेशनल ETF, या इंटरनेशनल ETF प्रियंका, अगर हम म्यूचुअल फंड रूट जो हम ब्रॉडली जो हमारे हैं उनमें हमारे पास मोतीलाल का ऑप्शन है जो ETF है, उसमें ही मोतीलाल का FOF भी है Nasdaq 100 में. ETF फैंग प्लस है जो मेरे का है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फैंग प्लस इंडेक्स का ETF है. एंड थ्रू द FOF रूट हमें अगेन Nasdaq 100 का है. तो अगर इनको ETF में सिर्फ ETF में ही लगाना है, फिर इनके पास मेरे और मोतीलाल दो ऑप्शंस बच जाते. ठीक है. आशीष का फॉलो अप सवाल है, हालांकि आपने कहा था फिर भी Nasdaq 100 ETF में अगर निवेश करना चाहते हैं ETF में, तो फिर इन्हें डीमैट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? ETF में डीमैट चाहिए, ETF में चाहिए, ETF में FOF में नहीं चाहिए. ओके, सो फंड ऑफ फंड अगर आशीष लेते हैं तब नहीं चाहिए, और ETF में जो है उसमें आपको जरूरत पड़ेगी. ओके, ग्रेट. एक क्विकली सवाल ले लेते हैं. SBI US इक्विटी एंड मिराई एसेट फैंग म्यूचुअल फंड, प्रमिला पूछ रही हैं कि इन पर थोड़ा आपका कमेंट जानना चाहती हैं. SBI US इक्विटी एंड मिराई एसेट फैंग. सी, जो मेरे का जो फैंग प्लस है, इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो. उसमें 10 बहुत अच्छी कंपनीज है, पर हर कंपनी 10% के एलोकेशन में है. सो इट्स गॉट हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. यूएस इक्विटी पोर्टफोलियो का जो पोर्टफोलियो है, ये आई थिंक अपने जो इनका पार्टनर है यूएस, उसके थ्रू है इनका. इसका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट शी प्रेफर्स, व्हाट इज द रिस्क एपेटाइट, क्या टाइम होराइजन है, उसके हिसाब से डिसाइड करें. बट आई विल सजेस्ट कि अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है प्रियंका ग्लोबल मार्केट्स में, तो एक सिंपल इंडेक्स फंड उठाएं, S&P 500 या Nasdaq 100. ओके, सिंपल इंडेक्स से आप शुरू कीजिए इंटरनेशनल में भी अगर आप बिगिनर हैं तो. राइट. थैंक यू सो मच प्रबलीन. आज का सेशन यहीं पर रैप करते हैं. बहुत सारे हमने सवालों की कोशिश की जवाब देने की, कुछ सवाल अगर छूट गए हैं तो आई रियली अपोलोजाइज. आप भेजते रहिए सवाल प्रबलीन, और प्रबलीन जैसे और भी गेस्ट आते रहते हैं. थैंक यू प्रबलीन, इट वाज सो नाइस हैविंग यू ऑन माय शो. थैंक यू प्रियंका. ओके, बाय. सो हम रैप करते हैं मनी 9 हेल्पलाइन को. प्रबलीन वाजपेयी से आज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स पर बात हो रही थी. और आपको अगर इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं, तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम जब भी लाइव हो तो आप तक ये संदेश पहुंच जाए कि हम लाइव हैं, हमारे साथ ये गेस्ट हैं. आप भी जुड़कर अपने सवाल पूछ सके. अभी के लिए बाय बाय.